हेलो फ्रेंड्स, मारुति स्विफ्ट 2022 का मॉडल है और ये हमारे एक सब्सक्राइबर की गाड़ी है। इस गाड़ी की पूरी मेजर सर्विस करेंगे, भले कूलेंट फ्लश हो या ब्रेक फ्लशिंग हो, इंजन का चेकअप हो या फिर ईसीयू रीसेट, सारे काम इस गाड़ी में करूंगा और एक एक पॉइंट आपको डिटेल में दिखाऊंगा। हर एक काम को करने के पीछे लॉजिक और उसका फायदा क्या है वो भी आपको आज की इस वीडियो में बताऊंगा, ताकि आप अपनी गाड़ी में वो सारे काम करा के अपनी गाड़ी को अप टू डेट बना सके। तो चलो अप टू डेट बनाते हैं, ब्रांड न्यू बनाते हैं इस मारुति स्विफ्ट को। सबसे पहला काम मेरा फ्रंट बम्पर उतारने का होता है। जब भी मैं मेजर सर्विस करूंगा फ्रंट बम्पर को जरूर उतारूंगा। और हाँ, फ्रंट बम्पर उतारते समय एक भी लॉक मेरा टूटता नहीं, क्योंकि पहले मैं इसको लूज करता हूँ सोपी वाटर से, फिर इसको आसानी से खोलता हूँ ताकि बम्पर का कोई भी लॉक ना टूटे। बम्पर उतारने का जो अहम रीजन होता है, मेन वजह, वो है इसका फ्रंट पे लगा हुआ कंडेंसर और इसका रेडिएटर, जिसको मैं अच्छे से क्लीन करूं ताकि गाड़ी का हीट अच्छे से ट्रांसफर हो पाए, बाहर निकल पाए। इवन ये काम मैंने तो देखा सर्विस सेंटर वाले भी नहीं करते। और इसको ओपन करने के लिए जितने भी आगे सिस्टम लगे हुए हैं, जितने भी लॉक होते हैं, इन सबको मैं पहले लूज करता हूँ सोपी वाटर स्प्रे करके, और फिर सारे बटन को निकालता हूँ। बटन एक एक मैं वॉश करके रखता हूँ ताकि जब दोबारा इसको इंस्टॉल करूँ तब ये बराबर से फिट हो जाए। और ये दोबारा से जल्दी मिलते नहीं है ओरिजिनल। आप लेके आओगे आफ्टर मार्केट, फिटिंग प्रॉपर नहीं होगी, फिर प्लास्टिक के पार्ट कहीं ना कहीं आवाज करते रह जाएंगे और फिर वहीं ओरिजिनलिटी खराब हो जाती है। और कंडेंसर को मुझे डिसमेंटल करना है, साथ में हेडलाइट को भी रिमूव करना है, तो ताकि मुझे इजी एक्सेस मिल पाए हर एक चीज़ का। कंडेंसर रिमूव करने का रीज़न मैंने आपको बता दिया, लेकिन कंडेंसर को जब हम रिमूव करते हैं तो गैस लीक होने का खतरा रहता है। इसके लिए इसको बोल्ट तो खोलने हैं, लेकिन पाइप को हल्का सा पीछे करके खाली छोड़ना है। पीछे एक सपोर्ट लगा के इसको हम यहीं पे रोकेंगे और यहाँ से इसको क्लीन करेंगे। पीछे लगा हुआ रेडिएटर, इसको हम बाहर निकालेंगे। इससे पहले इसका कूलेंट बाहर निकालेंगे, क्योंकि हमको करनी है प्रॉपर क्लीनिंग, कूलेंट फ्लश भी करना है। और जब तक इन कामों को करने का प्रोसेस सही ना हो तब तक आप पैसे बर्बाद समझना, कहीं भी कूलेंट चेंज करा लेना। मैंने खुद चेंज कराया था कूलेंट मारुति में जाके, बट उन्होंने निकाला और डाल दिया, जिसका मुझे कुछ ऐसा फ़ायदा लगा नहीं। एक्चुअल में फ्लश कैसा होना चाहिए वो मैं आपको आज की वीडियो में ही दिखा रहा हूँ। देखो, रेडिएटर मैंने बाहर निकाला है, रेडिएटर के फिन्स भी क्लीन करूँगा और अंदर से भी साफ़ करूँगा। रेडिएटर का फ़ैन प्रॉपर बाहर निकाल के चेक करूंगा, साथ में थर्मोस्टेट वाल्व को भी रिमूव करूंगा। थर्मोस्टेट वाल्व एक बड़ा रीज़न होता है आपकी गाड़ी का ओवरहीट हो जाने का। कई बार इसके खराब होने की वजह से ऐसा होता है और आपको पता नहीं चलता। तो मैं इसको निकालूंगा, एक तो प्रॉपर चेक कर लूंगा, साथ में इंजन के अंदर जो जैकेट्स हैं, वाटर जैकेट्स, वहां फंसा हुआ कूलेंट, उसको भी बाहर निकालूंगा, पूरी तरह से रिमूव करूंगा। जितना कूलेंट है उतना ही पूरा आएगा। रिमूव करने के लिए देखो मैं वैक्यूम क्लीनर का यूज़ कर रहा हूँ। कंप्रेस्ड एयर देता हूँ एक तरफ से, तो बचा हुआ जो कूलेंट है वो दूसरी तरफ से बाहर आने लगता है। और यही काम मैं एक बार फिर रिवर्स से करता हूँ, फिर नीचे से दूंगा, फिर ऊपर से जो कूलेंट होगा वो बाहर आ जाएगा। और इसी तरह से लिक्विड डिटर्जेंट डाल के मैं इस पूरे लाइन को क्लीन भी कर लूंगा। लेकिन ये कूलिंग सिस्टम अच्छे से काम करे, इसके लिए जरूरी है इसका जो फ्रंट का एरिया है, जहां से ये हीट ट्रांसफर करता है। सबसे आगे लगा होता है एसी कंडेंसर, इसके पीछे लगा होता है रेडिएटर। तो पहले कंडेंसर को साफ करेंगे, जिससे एसी की कूलिंग बढ़ जाएगी। साथ में यहाँ से जो हवा इजीली क्रॉस कर पाएगी तो पीछे रेडिएटर तक भी पहुँचेगी। इसको साफ करने के लिए बड़े ध्यान से साफ करना होता है, क्योंकि इसमें जो बारीक बारीक फिन्स होती हैं वो टेढ़ी हो सकती हैं। प्रेशर वॉशर भी हमने बहुत स्प्रेड करके लगाया और लाइट प्रेशर में लगाया। इसके बाद ब्रश से हम इसको साफ कर सकते हैं, लेकिन उसी दिशा में जिस दिशा में ये फिन्स बनी हुई हैं। अलग डायरेक्शन में करेंगे तो ये टेढ़ी हो जाती हैं। और जब ये प्रॉपर क्लीन हो जाएगा, एसी की कूलिंग तो बढ़ेगी 100%, ज़बरदस्त कूलिंग होगी। आप चाहो तो गैस टॉपअप जो कराते हो उसके बदले ये काम करा लो साल में एक बार, मज़ा आ जाएगा। साथ में आपकी गाड़ी का माइलेज भी बढ़ेगा। माइलेज बढ़ने का रीज़न है एसी का ट्रिप करना। एसी का टाइमिंग बराबर होगा ट्रिप करने का, कंटिन्यू कंप्रेसर काम नहीं करेगा और इस वजह से आपका एसी बढ़िया काम करेगा। अब देखो, क्योंकि हमने रेडिएटर भी बाहर निकाल लिया था, इसको क्लीन करना आसान है। इंटरनली हम वॉश करेंगे लिक्विड सोप से, बाहर से भी सेम उसी तरह से वॉश करेंगे, क्योंकि फिन्स में फंसा हुआ डस्ट, कचरा एयर को रिस्ट्रिक्ट करता है, हीट को ट्रांसफर होने से रोकता है। और गाड़ी के लिए सबसे खतरनाक है ओवर हीटिंग। इंजन बे को भी मैं प्रॉपर क्लीन कर लूँ, और पूरी तरह से क्लीन कैसे किया था अलग से मैंने वीडियो बना रखी, वहां जाके देख लेना। देखो, इंजन बे पूरा हमने चमका दिया, ब्रांड न्यू बनाया है। बहुत समय लगा है इसमें, आधे दिन से ऊपर लग गया है, लेकिन इंजन को हमने बिल्कुल वैसा ही चमका दिया, एक एक पार्ट को घिस के साफ किया है। अभी एयर फिल्टर को चेंज करना है। एयर फिल्टर चेंज करने लायक नहीं, लेकिन फिर भी मैं चेंज कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा काम है इस बार थ्रोटल को रीसेट करना, ईसीयू को रीसेट करना, क्योंकि मुझे चाहिए माइलेज बिल्कुल नई गाड़ी वाला, जैसा गाड़ी ब्रांड न्यू आती है। ये थ्रोटल बटरफ्लाई आपके एक्सीलेटर के हिसाब से खुलता और बंद होता है, और यहाँ से एयर अंदर जाती है। अब एयर को रिस्ट्रिक्ट ना होने दें, इसके लिए हमें इसे क्लीन करना पड़ता है। कई बार इसको ऊपर से भी क्लीन किया जा सकता है, बट वो रिस्पॉन्स नहीं आता। और साथ में स्पार्क प्लग माइलेज के लिए बड़ा रोल निभाते हैं, लेकिन इन गाड़ियों में जो ये VS6 वाली गाड़ियाँ आ रही हैं, इनमें स्पार्क प्लग इतनी जल्दी चेंज करने का रिकमेंडेशन नहीं होता, और इनके स्पार्क प्लग भी महंगे होते हैं। तो मैं स्पार्क प्लग खोलूंगा तो, लेकिन चेंज नहीं करूंगा। मेरा काम है इसको क्लीन करना,
साथ में इसको चेक करना, प्रॉपर अलाइन करना, रिप्लेस करना नहीं। रिप्लेस करना तो एक अलग चीज़ है, कोई भी कर सकता है, लेकिन उसको ही दोबारा से लगा देना और उसी से अच्छा आउटपुट लेना, ये है एक अच्छे टेक्नीशियन की निशानी। प्लग मैंने रिमूव करके रख दिए। जब मैं फिट करूंगा तो इसको गैप भी प्रॉपर मैच करूंगा, अंदर इंजन का इंस्पेक्शन भी दिखाऊंगा। और स्पार्क प्लग का माइलेज से सीधा रिलेशन तो है ही, साथ में एसी का भी है। देखो एसी का केबिन फिल्टर अगर चोक होगा ना तो फिर आपको एयर पूरी नहीं मिलेगी, एसी सही से काम नहीं करेगा। एसी का जो फ्रंट कंडेंसर हमने क्लीन किया था, इसको लाइट लगा के पीछे से चेक करते हैं, पूरा आर पार दिख रहा है क्रिस्टल क्लियर। अब इसके लिए कुछ मारुति जेन्युइन पार्ट्स लाया हूँ, वो देख लो आप। देखो ये ऑयल फिल्टर, ये आ गया इसका पेट्रोल फिल्टर, क्योंकि वो भी चेंज करना है, साथ में एयर फिल्टर। और इंजन ऑयल भी इस बार मैंने एमजीपी से लिया है, 0W16 एमजीपी का एक्स्टार। और दूसरा चीज देखो, कूलेंट 50-50 और ब्रेक फ्लूइड, साथ में थ्रोटल बॉडी क्लीनर। अब थ्रोटल बॉडी क्लीनर यूज करने से पहले सेफ्टी ग्लास जरूर लगाना। और थ्रोटल बॉडी जब गंदी रहती है तो आपको गाड़ी में प्रॉब्लम आती है रफ आइडलिंग की। गाड़ी के अंदर रफ आइडलिंग मिलेगी आपको, इंजन में थोड़ी एक्स्ट्रा वाइब्रेशन होगी और गाड़ी का माइलेज चला जाएगा। आपको लगेगा थोड़ा सा कार्बन क्या ही करेगा, बहुत कुछ करता है, क्योंकि ये एयर का फ्लो बिगाड़ देता है। और नीचे बटरफ्लाई का एरिया अगर साफ नहीं किया तो थ्रोटल बॉडी साफ करने का कोई मतलब नहीं बनता। और थ्रोटल बॉडी के साथ रिलेशन है स्पार्क प्लग का। इसका गैप बहुत जरूरी होता है, गैप को मेजर करना, मैच करना, चारों का गैप बराबर होना चाहिए, साथ में कार्बन का डिपॉजिट नहीं होना चाहिए। अब ये जो न्यू स्पार्क प्लग हैं काफ़ी कॉस्टली हैं, हर बार इनको चेंज नहीं किया जा सकता। इसको हम क्लीन करेंगे, क्लीन करने में बड़ी सावधानी बरतनी पड़ती है क्योंकि इसकी टिप खराब हो जाती है। अब गाड़ी के पावर के साथ साथ ब्रेकिंग भी अच्छी होना जरूरी है, इसके लिए हम ब्रेक पैड सारे इंस्पेक्ट करते हैं हर बार। कई बार ब्रेक पैड हार्ड हो जाते हैं, कहीं ये ब्रेक पैड हार्ड तो नहीं हो गया, और कई बार ये डस्ट की वजह से चिकने हो जाते हैं। दूसरा, कैलिपर पिन के अंदर लगा हुआ ग्रीस, जिसमें कि ये गलत ग्रीस लगा हुआ है, गलत ग्रीस लगने की वजह से आपका कैलिपर जाम हो सकता है। हम इसको पूरा साफ करेंगे, दोबारा से ग्रीस लगाएंगे, ओरिजिनल हाई क्वालिटी का ग्रीस लगाएंगे। इसके अंदर हाई टेम्परेचर ग्रीस लगता है ताकि गर्म होने से वो ग्रीस बाहर ना आ जाए। और ये जो दूसरे ग्रीस होते हैं, एक टेम्परेचर आने के बाद ये गर्म होकर बाहर आ जाते हैं। ब्रेक कैलिपर क्योंकि गर्म बहुत ज़्यादा होता है, जितनी बार आप ब्रेक अप्लाई करते हो बिल्कुल गर्म होता है, तो इसके लिए हाई टेम्परेचर ग्रीस यूज़ करना पड़ता है, स्पेशल कैलिपर ग्रीस आता है। ब्रेक पैड की ऊपर की लेयर आपको एक बार घिस के साफ करनी पड़ती है, जिससे ये इवन हो जाते हैं और फिर ब्रेकिंग अच्छी हो जाती है। इसी तरह से रियर साइड में ड्रम ब्रेक आते हैं, ड्रम के अंदर जो ब्रेक शू लगे होते हैं, इस पूरे एरिया को एक बार हम साफ करते हैं। साफ करने के बाद जो ब्रेक शू के लेदर हैं उसको भी घिस के सेम वैसे ही बराबर करेंगे, और साथ में जो ड्रम है उस ड्रम को भी हम साफ करेंगे, इससे ब्रेकिंग बिल्कुल बराबर आएगी। साथ में इसमें लगा हुआ एक सिलेंडर होता है, उस सिलेंडर के अंदर जो ऑयल बचा हुआ होता है, उस ऑयल की वजह से ये खराब होता है सिलेंडर जल्दी, तो इस सिलेंडर को एक बार मूव करा देना चाहिए। मूव कराने के साथ थोड़ी सी ब्लीडिंग भी करानी है, क्योंकि हमको तो इसका पूरा ब्रेक फ्लशिंग करनी है, तो इसलिए हम ब्लीडिंग नहीं करा रहे हैं। अब चलते हैं थ्रोटल बॉडी को इंस्टॉल करते हैं गाड़ी में, जो हमने पहले से क्लीन करके रख ली थी। अब देखो, क्लीन करने के बाद इसको फिट करना, दोबारा सेम प्रोसेस से इसको फिट करेंगे। कनेक्टर भी लगाएंगे, लेकिन बैटरी लगाने से पहले। कई बार लोग बैटरी लगाने के बाद कनेक्टर लगाते हैं, जिससे कैलिब्रेशन आउट होता है। नीचे ड्रेन नट खोल देंगे, जिससे सारा इंजन ऑयल बाहर निकल जाएगा। इंजन ऑयल की क्वालिटी और क्वांटिटी एवरी सर्विस पे चेक करनी चाहिए, जिससे आपको इंजन के हालात पता चलते हैं। वैसे इंजन के हालात हम कैमरे से भी चेक करने वाले हैं। ये इसका ऑयल फिल्टर है, और इसको भी हर सर्विस पे मैंडेटरी होता है चेंज करना। कई बार लोग इसको चेंज नहीं करते, कई बार लोग कुछ गड़बड़ करने की वजह से नहीं चेंज करते, लेकिन इससे बड़ा नुकसान होता है। अगर ये ऑयल फिल्टर चोक हो गया तो इंजन में ऑयल की सप्लाई रुक जाएगी और इंजन सीज हो जाएगा। बहुत सस्ता आता है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं कि आप इससे पैसे बचाएं, आपको हर बार इसे चेंज करना ही चाहिए। और ये भी चाहिए कि आप ओरिजिनल क्वालिटी का ऑयल फिल्टर लगाएं, और लगाते समय कभी अंडर टाइट या फिर ओवर टाइट ना हो जाए, जिसकी वजह से यहाँ से लीकेज होने का बहुत बड़ा खतरा रहता है, ये ध्यान से। अभी हम देखो कैमरा डाल के चेक करते हैं। ये जो हमने वाटर जैकेट क्लीन की थी, अंदर से पूरा साफ है एरिया। साथ में इसके पिस्टन भी चेक कराता हूँ आपको। गाड़ी के पिस्टन जहाँ से हम स्पार्क प्लग खोले थे वहाँ से अंदर डालेंगे कैमरा। अंदर पिस्टन पे आपको थोड़ा थोड़ा यहाँ पे रस्टिंग सी दिख रही होगी, ये नॉर्मल है, क्योंकि अभी एथनॉल की ब्लेंडिंग आ रही है और फेज 2 वाली गाड़ियाँ, थोड़ा बहुत इनमें मिलेगा, लेकिन कार्बन का डिपॉजिट नहीं है, पूरा इंजन क्लीन है। अभी हम इसके स्पार्क प्लग इंस्टॉल करेंगे, जिनका गैप मैच करके ऑलरेडी हमने रखा हुआ है। स्पार्क प्लग को ऊपर से गिराने की बजाय आपको आराम से इसको डालना चाहिए। खतरा रहता है कई बार इसका गैप कम हो जाता है, तो बस उसके लिए थोड़ा ध्यान रखना है। टाइट करते समय ओवर टाइट नहीं करते हैं, 25 Nm से ज़्यादा का टॉर्क इसको देना नहीं है। पहले से ही क्रश वॉशर इसके अंदर क्रश हो गई है, क्योंकि हम इसको दोबारा से रीइंस्टॉल कर रहे हैं। दूसरा, इग्निशन कॉइल के अंदर जितने भी कनेक्टर हैं इनको हम क्लीन करेंगे, ताकि करंट का कहीं से वेस्टेज ना हो, कहीं से मिसफायर होने के चांस ना बने। और मिसफायर होने में गाड़ी के अंदर वाइब्रेशन पैदा होता है और साथ में गाड़ी का माइलेज भी बिगड़ जाता है।
एयर फिल्टर में यहाँ पे न्यू लगाऊंगा, पुराना वाला भी फेंका नहीं है, क्लीन करके दोबारा लगा सकते हैं। और बीच बीच में आपको एयर फिल्टर साफ कर लेना चाहिए, जिससे एयर फिल्टर की लाइफ तो बढ़ती है, साथ में आपकी गाड़ी का माइलेज भी बना रहता है, गाड़ी का परफॉर्मेंस अच्छा रहता है, ईजी टू ओपन होता है, इसको खोल के कोई भी साफ कर सकता है। ब्रेक ऑयल को पूरा मैं खाली करूंगा, ये ब्रेक ऑयल का सिर्फ कंटेनर है, लेकिन अभी इसकी लाइन भी खाली करेंगे। पूरा ब्रेक खाली करना और दोबारा ब्रेक ऑयल डालना, इस पूरा प्रोसेस मैंने अलग से वीडियो में दिखाया हुआ है, आप चाहो तो वहाँ जाके देख सकते हो। देखो पहले हम कंटेनर खाली करते हैं और ये पुराना ऑयल निकाल लेते हैं। कुछ गाड़ियों में ये पॉसिबल नहीं होता, तो इनको वहीं से हमको लाइन से फ्लश करना पड़ता है। लाइन से फ्लश करने के लिए बॉटल में हमको एक पाइप लगाना पड़ेगा, पहले इस कंटेनर को फिल कर लेना पड़ेगा। ये देखो ये क्लियर कलर का है, ये कलर का जो ऑयल है नीचे जब आ जाएगा तब हम समझेंगे हमारा पुराना ऑयल पूरी तरह से फ्लश हुआ और हर एक लाइन में हमारा नया ऑयल आ गया। इसी को बोलते हैं हम ब्रेक फ्लशिंग। पीछे की तरफ निपल होता है, सबसे पहले हम रियर टायर का कर रहे हैं। निपल पे एक पाइप लगाते हैं और पीछे जो निपल है उसको खोलते हैं। जैसे ही हम खोलेंगे हल्का हल्का ऑयल आने लगेगा। ब्रेक पैडल से एक दो बार हम प्रेशर बनाते हैं, अपने आप ये पुराना ऑयल आने लगता है। और जैसे ही पाइप पे हमको नया ऑयल दिखाई देता है हम वहाँ पे इसको लॉक कर देते हैं। बीच में ये भी ध्यान रखना होता है कहीं आपका कंटेनर खाली ना हो जाए, जिससे एयर आ सकती है। वहाँ पे आपको बार बार कंटेनर फिल करना है और इस प्रोसेस को आपको सारे टायर में करना है। मैंने ये देखा है लोग सिर्फ एक टायर को खोलते हैं, वहाँ से ऑयल ड्रेन करते हैं और नया जो ऑयल होता है वो डाल देते हैं और कह देते हैं लो जी हो गई ब्रेक फ्लशिंग। ब्रेक फ्लशिंग प्रॉपर तब तक नहीं हुई जब तक आपकी सारी लाइन और सारे सिलेंडर्स खाली नहीं हो गए। पुराने ऑयल में मॉइस्चर होता है और ये कचरा जमता है और इसकी वजह से आपके सिलेंडर खराब होते हैं। मैंने खुद कंपनी के सर्विस सेंटर में ऐसा करते हुए देखा कि एक टायर से निकाल के बोल दिया लो जी हो गया। तो मैं तो रिकमेंड करूंगा अपने सामने ही काम किया करो। अभी देखो मैंने पीछे का एरिया जितना भी था, जो मैंने रेडिएटर लाइन वगैरह निकाली थी, सारा यहाँ पे लगा दिया। नीचे की ग्रिल, फ्रंट का एरिया ये पूरा फिट करके तैयार कर दिया। अब हमको चेंज करना है इसका पेट्रोल फिल्टर, क्योंकि मैं पेट्रोल फिल्टर लेके आया था MGP का ओरिजिनल। ये पेट्रोल फिल्टर यहाँ पे चेंज करेंगे। मुझे बिल्कुल न्यू रीडिंग चाहिए ECU को, ताकि मैं इसका माइलेज बढ़िया कर सकूं और गाड़ी का परफॉर्मेंस बिल्कुल नया वाला बना सकूं। माइलेज भी दिखेगा आपको, इसी वीडियो में दिखाएंगे, टेस्ट ड्राइव भी दिखाएंगे। कूलेंट में फिल कर रहा हूँ इसमें 50-50 MGP का ओरिजिनल लेके आया था। ये प्रीमिक्स कूलेंट होता है जो मैं यहाँ डाल रहा हूँ, और इसके अलावा अलग से मिक्स करने वाले भी आते हैं, बट मैं एडवाइस करूंगा कि आप प्रीमिक्स लो। इसमें आपको कोई खतरा नहीं है कि कैसा पानी मिलाना है कैसा पानी नहीं मिलाना है, और पानी तो मिलाना ही पड़ता है कूलेंट में। साथ में एयर भी निकालनी पड़ती है, क्योंकि अगर एयर ट्रैप रह गई तो फिर वो ओवर हीट का चांस बन सकता है। अभी इंजन ऑयल डाल लेते हैं। इंजन ऑयल में नेक्सा का ओरिजिनल लाया हूँ MGP से। इंजन ऑयल इसमें पूरा करेंगे और थोड़ा सा इसमें कम छोड़ेंगे। मेरा हमेशा का यही है कि मैं थोड़ा सा कम छोड़ता हूँ, एक्स्ट्रा ना हो जाए। लेवल गेज चेक करता हूँ स्टार्ट करने के बाद, मॉर्निंग में फिर पूरा करता हूँ, क्योंकि गाड़ी को मैं एक दिन पूरा खड़ा रखता हूँ अपने पास। पूरा ट्रायल करता हूँ, हर जगह लीकेज चेक करता हूँ, एयर कहीं नहीं आई वो भी बराबर चेक करता हूँ। कम से कम गाड़ी को 30 से 40 मिनट स्टार्ट रखता हूँ। स्टार्ट कंडीशन में ही हर सिस्टम को एक्चुएट करा के भी चेक कर लेते हैं। इसके लिए हम कई बार स्कैनर का यूज़ करते हैं ताकि सिस्टम को चेक किया जाए। बैटरी को भी प्रॉपर चेक करते हैं। अब देखो मैंने पूरी गाड़ी का ऑलमोस्ट काम फिनिश कर लिया है, फिटिंग चल रही है फाइनल। आप देख सकते हो ये गाड़ी वैसी दिख रही है जैसी ब्रांड न्यू कंपनी से आई है। एक एक स्टिकर आप पढ़ सकते हो इंजन बे के अंदर भी। मैंने सारी चीज़ों को कंप्लीट कर दिया। अब बस विंडशील्ड वॉशर डाल के ले चलते हैं गाड़ी को एक टेस्ट ड्राइव पे। आपको गाड़ी का माइलेज भी टेस्ट करके दिखाता हूँ और परफॉर्मेंस भी दिखाता हूँ। चलो देखो, सर्विस मेजर करने के बाद पूरी गाड़ी का ट्रायल लिया, लगभग 60 किलोमीटर। देखो 59.3 किलोमीटर चल गई है गाड़ी। ECU रीसेट किया था मैंने, टीचिंग भी कर दी, बढ़िया टीच कर दिया। अब इसका MID पे माइलेज दिखा देता हूँ। 28.6 किलोमीटर, 60 किलोमीटर में इसका माइलेज है। बाकी ये वीडियो आपको कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगेगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हो तो ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा मोटिवेशन का काम करता है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।